हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम यहाँ पे एक और सर्वर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर चाइल्ड डोमेन या और जो दूसरे डोमेन होते हैं वो सब हम यूज़ करें। तो इस बार ही मैंने जो सर्वर लिया है ये मैं इस बार लूँगा बिना ग्राफिकल के, तो उस पर भी हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा कि बिना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हम कैसे विंडोज़ के सर्वर को मैनेज करेंगे। तो ये मैं अपने CD से बूट करा लिया है एक सर्वर। यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन करना है, तो मैंने यहाँ पे डेटा सेंटर इवैल्यूएशन चुना है जिसमें डेस्कटॉप है नहीं। मैं लाइसेंस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये कस्टमाइज़, मेरे 50 GB का हार्ड डिस्क है मेरे पास। मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसको ये फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही इंस्टॉल होता है उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स है उस पर देखेंगे। तो हम जान लेते हैं कि ये जो वर्ज़न है हमारा, ये सर्वर कोर है। अ, जो हमारे GUI इसके अंदर होता नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये जैसे कि मैंने बताया, इसमें ना यूज़र इंटरफेस होता नहीं है, ठीक है। तो अब ये सवाल आता है कि इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए आपको जो भी पावर सेल के जो भी कमांडलेट्स हैं वो यूज़ करना पड़ेगा, मतलब बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चाहे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो हमारे कमांड लाइन टूल्स होते हैं उससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर रिमोट टूल्स में देखा जाए तो मैनेजमेंट कंसोल होता है ना, वहाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे रिमोटली इसको कनेक्ट करके जो इसके जो अलग अलग रोल्स वगैरह हैं या जो फीचर्स वगैरह आपने डाले हैं, तो वो जो टूल्स है ना उसके थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप भी यूज़ करते हैं कई लोग। जो विंडोज़ का एडमिन सेंटर ना, वहाँ से भी एक मैनेजमेंट का पोर्टल जो हमारा होता है ना, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सर्वर कोर क्या है, एक ना मिनिमल इंस्टॉलेशन है विंडोज़ सर्वर के लिए। इस पे GUI नहीं होता, थोड़ा ये हल्का हो जाता है। तो जैसे लाइनक्स में होता है ना हमारा, उबंटू में या सेंटोस में, आप उस पे चाहो तो GUI डाल सकते हो, लेकिन वो बिना GUI के ही आता है। बाकी उससे ये फ़ायदा है कि आपका जो सिस्टम है एक स्पेसिफिक काम के लिए, और थोड़ा जो उसका जो कहें कि उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो अच्छे तरीके से वो फास्ट काम करता है। मतलब जिस काम के लिए आप उस सर्वर को यूज़ कर रहे हो, उस काम में वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। GUI होने के से बस यही है नुकसान कि वो थोड़ा सा भारी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस वगैरह लेता है। अगर आपको स्पेस की कमी है तो आप इस तरीके से सिर्फ कोर को इंस्टॉल करके भी आप विंडोज़ पे काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए ही होगा। लाइसेंस आपको हर चीज़ के लिए चाहिए होगा विंडोज़ में। तो एक बार रीस्टार्ट होने के बाद आपको ऐसा कुछ स्क्रीन मिलेगा। ये लॉगिन UI का ये एक विंडो आया है। ये कह रहा है कि आपको एक बार पासवर्ड चेंज करना होगा, ठीक है। तो जैसे उसमें आता है ना आपके GUI में, ये वैसे ही कुछ है, बस ये कोड में है। तो आपको क्या करना है ना, ओके पे बस आपको एंटर करना है। अब ये पासवर्ड पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या आपको डालना है। तो मैं इस पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ये तो पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया। मैं ओके पे एंटर कर दूंगा और ये कुछ सेटिंग्स वगैरह ना पर्सनलाइज करेगा। और ये मेरा, ये देखिए, CMD आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पावर सेल लिख के पावर सेल में भी कन्वर्ट ये कर सकता है ये, ठीक है। ये देखिए पावर सेल पे आ गया। तो ये बिल्कुल काला सा ऐसा विंडो आपको मिलेगा और इसमें ही आपको काम करना होगा। अब जैसे sysdm.cpl अगर ये होता है कि नहीं होता है, तो ये सब आप अ, जैसे जैसे इस पर एंट्री करेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कुछ इसमें जो कमांड्स होते हैं ना GUI वाले, जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, बिल्कुल होते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको अब जैसे आपको मैनेज करना है, तो आपको कैसे मैनेज करना है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट जैसे हमने लाइनक्स में हमने जैसे हम करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। बस कमांड जो है वो पावर सेल के ऊपर बेस्ड है। जितने भी कमांडलेट्स होते हैं ना पावर सेल के, ये वैसा ही है।
जैसे सिंपल से मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे इसमें एक नया यूज़र डालना है तो मुझे क्या करना होगा, न्यू लोकल यूज़र, मतलब ये बताना पड़ेगा कि ये लोकल यूज़र है। फिर टैब मारेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट कर देगा। फिर नेम डालना पड़ेगा, उसका क्या नाम है, फिर नाम आप दे दो, जो भी आपको नाम देना है वो, और पासवर्ड वगैरह जो है ना वो भी आप इस पर सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं पास ऐसे डाल के देखते हैं एक बार। तो ये पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे आप जो भी आप पासवर्ड देना चाहो यहाँ पासवर्ड दे दो। तो इस तरह से मैंने पासवर्ड दे दिया, ये देखिए, तो ये मेरा एक यूज़र बन गया। हाँ, इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि इसको, अब जैसे मैंने ये यूज़र बनाया है, इसको क्या करना है आपको, एडमिन वाला जो ग्रुप है ना, जैसे उसमें भी हम ग्रुप में डाले थे ना उसको लास्ट टाइम, तो वैसे कुछ डालना पड़ेगा। तो इसका भी कमांड है, ऐड लोकल ग्रुप। तो जैसे इतना लिख देंगे ना, ये टैब मारेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा हिंट भी देता है। फिर ग्रुप का नाम दे देंगे, ग्रुप कौन सा ग्रुप चाहिए हमें, एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर से काम नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखना पड़ेगा। जो ग्रुप का नाम है ना एग्जैक्टली वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही होता है। और कौन मेंबर बनेगा इसका, तो जो यूज़र हमने बनाया है वही, उसी को मैं मेंबर बनाना पड़ेगा ना। तो मेंबर कौन है इसका, MEMBER, ये मेंबर है। अब मेंबर कौन है, जो हमने यहाँ पे यूज़र ने बनाया था, ये वो है। ये देखिए, ये मैंने कर दिया। अगर वैसे मैं इसको पूरा फुल भी नहीं लिखता ना, सिर्फ इतना लिखता तो वो पैरामीटर्स पूछता और आपको उसके बाद डालना पड़ता। आप चाहे तो एक लाइन में भी दे सकते हैं। तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। अब जैसे आप चाहते हैं कौन कौन इस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको आपको अगर देखना है तो कैसे हम देख पाएंगे। इसके सबके कमांड है, गेट कमांड्स होते हैं उसके अंदर, गेट लोकल ग्रुप मेंबर। ये टैप टैप मारेंगे ना तो पूरे ऑप्शन को देते जाएगा। ग्रुप का नाम क्या था, मैं ग्रुप का नाम देना चाहता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर था, ऐसा कुछ होगा। ये देखिए, तो ये आपको जो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी बता देगा। आपको रिमूव करना है तो रिमूव लोकल यूज़र होता है, और फिर उसका नाम दे दो, माइनस नेम लिख के उसका नाम दे दो, फिर वो रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस पर हमें क्या करना है, डोमेन कंट्रोलर इस पर डालना है। ठीक है, वो वाला रोल डालेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कराएंगे। तो इसको हम चाइल्ड डोमेन बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। चाइल्ड डोमेन क्यों जरूरी है, क्या है, इसको बात करते हैं। एक दो कमांड और देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैं जो चाइल्ड डोमेन की मैं बात कर रहा था, जैसे चाइल्ड डोमेन है वो क्या काम आता है, क्यों इसको मतलब बना रहे हैं। तो जो चाइल्ड डोमेन होता है ना, ये जैसे एक फैमिली ट्री की तरह काम करता है। मान के चलें कि आपका जो कंपनी है वो अमेरिका में है, तो आपकी कंपनी ने क्या किया, उसने एक इंडिया में ऑफिस खोला, एक उसने मान के चलें कि एक यूरोप में लंदन में ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है, और कहीं और जगह पे खोले हुए। तो जो मेन जो आपका डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, आपकी कंपनी का, वो अमेरिका में है। अब आपको जब इंडिया में जब ऑफिस खोलते हैं तो यहाँ के जो यूज़र्स हैं उनको भी डोमेन से ज्वाइन कराना पड़ता है ना। तो डोमेन से ज्वाइन कराते हैं तो क्या होता है, वो अमेरिका में जो सर्वर रखा है उससे ऑथेंटिकेशन लेता है। अब आप देखें कितना दूर है, और क्या पता टाइम भी लगता हो और मैनेज करना मुश्किल है। अमेरिका का जो बंदा है उसको इंडिया के बारे में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने यूज़र्स हैं, क्या हैं, कैसे हैं। हाँ, अगर आप यहाँ बैठे हो और आप उस सर्वर को मैनेज करते हो तो कर सकते हो। तो इसका एक और सॉल्यूशन ये हम दे सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक सर्वर बैठा दो और इसको, इस डोमेन को उसका चाइल्ड डोमेन बना दो। तो आपका जो मेन डोमेन है अमेरिका वाला, वो आपका चाइल्ड डोमेन बन जाएगा इंडिया में। तो ऐसे जैसे आप लंदन में बनाना चाहते हो, यूरोप में, तो जो वहाँ के जो यूज़र है वहाँ पे उनका एक अलग से सर्वर हो जाएगा, उसको भी चाइल्ड डोमेन बना सकते हो। ठीक है, तो हमको वही कोशिश करेंगे, और इससे काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। जो मेन जो फ़ायदा है, जैसे कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसका बेस्ट यूज़ यही होता है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो मल्टीपल लोकेशंस में होते हैं, कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, तो चाइल्ड डोमेन जो है ना लॉजिकली उसको जियोग्राफिकली मतलब उसको सेपरेट कर देता है कि चलो ये आपका जो रीजन है इसके हिसाब से आपका ये सर्वर है। तो एक मतलब फैमिली ट्री टाइप का बना देता है ये। और जो बेनिफिट्स हैं इससे क्या होता है, जो ट्रैफिक जो होता है, नेटवर्क का जो ट्रैफिक है, उसका जो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट वगैरह है, रिसोर्स एक्सेस वगैरह है, तो वो स्पेसिफिक रीजन के लिए आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हो।
और ये जैसे कि अब पहले का जैसे ये अगर जैसे एक ही सर्वर हो आपका यूएस का, वहीं से सब ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं, तो वैन का जो ट्रैफिक है ना, और जो लोड है पेरेंट सर्वर पे, मतलब पेरेंट डोमेन कंट्रोलर पे, तो वो भी ये फ़ायदा देता है। जैसे कई सारे इसके फ़ायदे हैं। आपके जो एक-एक जो बिज़नेस यूनिट है, जैसे आप इंडिया में भी सेल्स का टीम है, इंडिया में भी आईटी का टीम है, इंडिया में भी कुछ और टीम है, ठीक है? तो उनके अलग-अलग ओयू बना के उनके अलग-अलग परमिशंस वगैरह आप लोकली भी सेट कर सकते हो। आपको उधर अमेरिका के सर्वर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को डेलीगेट भी कर सकते हो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कुछ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो परमिशंस वगैरह हैं, उसको आप किसी सेपरेट टीम को दे सकते हो, जैसे कि आपके आईटी डिपार्टमेंट को, कि हर जगह के ब्रांचेस को, है ना? तो चाइल्ड डोमेन जो है वो आपको एक डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट का भी ऑप्शन देता है। अब हर चीज़ अमेरिका से ही हर चीज़ ना चले, मतलब आप चाहते हो कि इंडिया का जो डोमेन सर्वर है यहाँ पे ही हम अपने हिसाब से चलाएं इसको, ठीक है? इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री भी बन जाता है, क्योंकि जितने भी जो हमारे चाइल्ड डोमेन होते हैं ना, उसका खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होता है, जो क्या करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल देता है डोमेन, है ना? और ये एक्चुअल में अफेक्ट भी नहीं करता ऊपर। आप अगर आप चाइल्ड डोमेन के अंदर जो भी काम कर रहे हो, ये आपके पेरेंट डोमेन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। तो ऐसे इसके कई सारे यूसेज है। सिक्योरिटी का आइसोलेशन भी होता है। जैसे सिक्योरिटी की पॉलिसीज आप बनाते हो, इम्प्लीमेंट करते हो चाइल्ड डोमेन में, तो इससे क्या जो सेंसिटिव डेटा वगैरह है, रिसोर्स है, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है एकदम। जैसे आप रूल बनाओगे, एकदम अगर स्ट्रिक्ट रूल बनाओगे, तो उसके हिसाब से हर जगह का अपने अपने हिसाब से मतलब हर डोमेन कंट्रोलर पे अपने अपने हिसाब से आप रूल्स बना के उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकते हो। ट्रस्ट हो जाता है, जैसे पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट जो मैंने बताया था। और हायर लेवल का मतलब आइसोलेशन हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब वो अलग अपना वो अपना जो रिसोर्सेज है उनका अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा। हाँ, वहाँ से अगर ट्रस्ट करते हैं और वहाँ से अगर कुछ रिसोर्स यहाँ पे एक्सेस कराना चाहते हैं इधर, तो वो कर सकते हैं आराम से, ठीक है? डोमेन के पॉलिसीज आप अलग अलग, पासवर्ड पॉलिसीज, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज होते हैं, ऑथेंटिकेशन का मेथड क्या होगा, वो सब भी आप कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसीज जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो चाइल्ड डोमेन पे अपने हिसाब से। और इसको स्केल भी कर सकते हो। मान के चलो अभी एक सर्वर बनाया, फिर मान के चलो लोड बढ़ते गया, आपके चाइल्ड डोमेन पे लोड बढ़ते गया। मान के चलो कि स्टार्टिंग में 100 एम्प्लॉय थे, तो उनके लिए एक सर्वर लगा दिया, ठीक है? फिर 1000 एम्प्लॉय हो गया, 2000 एम्प्लॉय हो गया, जैसे मतलब रिक्रूटमेंट बढ़ते गया, तो ये क्या है ना, आप इसको इसको सेम इसको और सर्वर बना सकते हो, मतलब स्केल कर सकते हो। एक सर्वर, 2 सर्वर, 4 सर्वर, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है वैसे तो स्केलेबिलिटी भी है इसके अंदर। डिज़ास्टर जो से होता है, फॉल्ट टॉलरेंस, अब जैसे अब सर्वर्स आपके ज़्यादा होंगे तो डिज़ास्टर रिकवरी में काम आएगा। आपका फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा, मतलब एक सर्वर ख़राब हो गया दूसरे से चल जाएगा। लोड बैलेंस रहेगा इस पे, ठीक है? तो इसका जो बेस्ट यूज़ है, जैसे मैंने बताया कि जियोग्राफी जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनके काम का है। लार्ज एंटरप्राइज का काम का है। और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको एकदम कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चाहिए होगा, उनके लिए बेस्ट है ये, ठीक है? तो अभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं पहले इसका आईपी देखूं। तो आईपी मेरा क्या कह रहा है, लेकिन अगर मैं डीएनएस देखूं, क्योंकि मुझे अगर इसको डोमेन से पहले ज्वाइन कराना है ना, तो मुझे पहले डीएनएस चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा जो डीएनएस है वो मेरा राउटर को ही दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डीएचसीपी है मेरा, और ये मेरा डीएनएस सर्वर है। ये मेरा गूगल बता रहा है, और ये क्लाउडफ्लेयर। क्यों? क्योंकि मैंने राउटर पे सेटिंग कर रखा है कि वो गूगल और क्लाउडफ्लेयर का ही डीएनएस ले। तो इसको मैं चेंज करना पड़ेगा ताकि ये उसको रिजॉल्व कर सके। एक बार कोशिश करते हैं हमारे जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसको पिंग करने की। तो उसका आईपी 13 था। तो ये पिंग तो कर रहा है, मतलब कनेक्टिविटी है। अब जैसे नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये कनेक्टिविटी कैसे होगी। मान के चलो आपका जो मेन डोमेन कंट्रोलर है prem.local, वो आपका यूएस में है और ये आप इंडिया में सर्वर बना रहे हो, कनेक्टिविटी कैसे होगी? तो नेटवर्क वाला बंदा क्या करेगा ना, यहाँ से एक या तो वीपीएन बना देगा या टनल बना देगा। टनल क्या होता है, मतलब वो इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। उससे क्या होगा, आपके यहाँ के जो राउटर है या जो फायरवॉल है, वहाँ से
उसके मतलब इधर से उधर और उधर से इधर, मतलब टू वे, यहाँ से उधर के लिए एक टनल बना देगा, उसी टनल में उधर से भी राउटिंग लगा देगा। तो क्या होगा, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और बात करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये नेटवर्क जो है आपका इंडिया का जो नेटवर्क है वो यूएस के नेटवर्क से बात करने लग जाएगा। तो आराम से फिर दोनों डोमेन बात कर लेंगे। तो उस जब नेटवर्क वाला बंदा ऐसा करके आपको देगा तब आप उसको पिंग कर पाओगे, जैसे ये कर पा रहा है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो काम है, सबसे पहले इसका एक बार होस्ट नेम भी चेक कर लेते हैं। होस्ट नेम भी सही चाहिए हमारे को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, होस्ट नेम चेंज करते हैं। तो रीनेम, रीनेम के बाद कंप्यूटर, रीनेम कंप्यूटर होता है। फिर क्या होता है, न्यू नेम, न्यू नेम। अब नया नाम हम क्या देने वाले हैं इसको, तो नया नाम मैं दे दूंगा DC, वो 01 था, DC 01। तो मान के चलो कि अगर यूएस में है तो DC 01 02 नाम से वो अलग अलग अपना डोमेन कंट्रोल बनाएंगे। ये चाइल्ड डोमेन है तो इसको लिख दूंगा DCIND, ये इंडिया का सर्वर मान के चलो। तो 01, तो DC है, ये डोमेन कंट्रोल है लेकिन इंडिया का है, वो 01 नंबर है। वो जो है मेन सर्वर, उसको हमने सिर्फ लिखा है DC 01। तो अमेरिका में क्या चलेगा, DC 01, DC 02, 03, ऐसे से वो नए नए सर्वर्स बनाते जाएंगे अपने, और उसको अपने डोमेन में ऐड कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही ये पहला सर्वर मैं बना रहा हूँ इंडिया में, मान के चलो चाइल्ड डोमेन। तो इसको मैं लिख देता हूँ DCIND 01, मैं ऐसे बना देता हूँ इसको। ठीक है। तो ये उसका नाम है। हम क्या कर देंगे ना, इतना आई थिंक काफ़ी है, बट लेकिन इसको फोर्स भी कर सकते हो और कि रीस्टार्ट ना करना पड़े ऐसा कुछ। तो वह कोशिश करते हैं फोर्स कैसे काम करता है। इस पर पास थ्रू होता है, ये दो ऑप्शन होते हैं, पास थ्रू, ये अब ये नया बन गया। अब देखते हैं होस्ट नेम, अब क्या हुआ। अब एक बार इसको रीस्टार्ट तो जरूर करना पड़ेगा, ये चेंजेस बोल रहे हैं इफेक्ट करने के लिए, तो इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आप जो DNS सफिक्स होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं डोमेन वैल्यू के साथ। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री में उसको करना पड़ेगा। जैसे इसको हम चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं ना, चाइल्ड का, तो रजिस्ट्री से इसका जो DNS सफिक्स होता है प्रेम डॉट लोकल होगा, उसको भी हम एक बार सेट कर देते हैं। सेट आइटम प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉपर्टी ये रजिस्ट्री में एडिट करने के लिए होता है। तो कहाँ पे होता है ये, HKLM। ठीक है, HKLM से ये स्टार्ट होगा। उसके अंदर जो HKLM का जो रजिस्ट्री होगा, हम कॉलम से स्टार्ट करते हैं, कॉलम से। कॉलम के बाद हम लिखेंगे बैकस्लैश, फिर सिस्टम, सिस्टम नाम का होता है HKLM के अंदर, मतलब HK लोकल मशीन जो होता है ना, ये उसके अंदर की बात हो रहा है। रजिस्ट्री में अच्छे से दिखता है वो। और उसके बाद हम लिखेंगे करेंट। तो इसमें स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब प्रॉपर केस में हो वो। CURRENT, करेंट कंट्रोल सेट, ये होता है। फिर आगे सर्विसेज, सर्विसेज नाम के फोल्डर में जाएगा। एक होता है TCP IP, फिर बैकस्लैश, फिर पैरामीटर्स। ठीक है। तो ये इस पाथ में ना क्या करेगा, नेम, अब एक नया कुछ वैल्यू बना रहा है। ये किस नाम का वैल्यू बनाएगा, NV डोमेन, इस नाम का एक वैल्यू बना देगा रजिस्ट्री एडिटर में। वो क्या करेगा, DNS का सफिक्स बना देगा और वैल्यू बना देगा, वैल्यू हमारा होगा प्रेम डॉट लोकल, ये। ठीक है। इसको कर देंगे पास थ्रू। तो इस तरीके से एक ये देखिए ऐसे इसने रजिस्ट्री में बना देगा। तो पावर सेल से भी हम रजिस्ट्री को ऐसे हम एडिट करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान के चल के मुझे रीस्टार्ट करना है सिस्टम, तो रीस्टार्ट कैसे करें, तो रीस्टार्ट
बस इतना आपको लिखना है, आपको टैब मारोगे तो पूरा का पूरा कमांड आ जाएगा। ठीक है, फोर्स करना है तो फोर्स कर दो, एक स्पेस देके आपको फोर्स करना पड़ेगा और ये अपने आप ही कमांड ले लेगा। ठीक है, जैसे आप एंटर मारेंगे ये रीस्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, एक काम हमें इसमें और भी करना है कि इसका जो आईपी एड्रेस है ना वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने आईपी एड्रेस चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस पर कंप्यूटर का नाम ही सिर्फ चेंज किया है, तो आईपी एड्रेस भी हमें चेंज करना ही पड़ेगा, तभी तो हम डीएनएस वगैरह हम डालेंगे। तो उसके भी कमांड्स हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे। देखिए अब ये ग्राफिकल बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए मेरा पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड डालूँगा ये। अब होस्ट नेम सबसे पहले देख लो, ये आया नहीं आया, देखिए चेंज हो गया ये। अब जैसे जो नाम मुझे चाहिए था वो नाम आ गया। एक बार इसके नेटवर्क वगैरह देख लेते हैं। तो नेटवर्क का कमांड जो होता है गेट नेट आईपी ऐसे कुछ होता है, पर टैब मार के देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये मेरा भी कमांड प्रॉम्प्ट है, मुझे पावर सेल पे जाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे पावर सेल लिख दूंगा ना, तो ये पावर सेल में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा पावर सेल आ गया। अब यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो, मतलब पावर सेल से आप ना बिना जीयूआई के हर चीज़ मेंटेन कर सकते हो, कुछ भी चीज़ के अंदर कर सकते हो। उसको बनाए इसलिए गया है कि पूरे सर्वर को आप पावर सेल से मेंटेन कर सको। बस कमांड कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उससे आप कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीयूआई की, अगर पावर सेल अगर आपको अच्छे से आता है तो इसीलिए ना जितने भी कंपनीज़ हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि रिक्वायरमेंट में कि आपको पावर सेल की स्क्रिप्टिंग आती है। तो ये तरीका है। ठीक है, तो अभी मैं पावर सेल पे आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक बार गेट नेट आईपी करते हैं, टैब मारता हूँ मैं, ये देखिए। तो मुझे एक्चुअली में आईपी एड्रेस नहीं चाहिए था, आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं चाहिए था, मुझे एक बार इंटरफेस देखना है इसका। जैसे टैब टैब मारेंगे तो पूरा ऑप्शन बताएगा। ठीक है, तो अगर मैं यही सिर्फ एंटर कर दूँ ना तो ये काफ़ी कुछ बताएगा, मतलब आईपी वर्जन 6 भी बोल देगा और आईपी वर्जन 4 को भी बताएगा। देखिए तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कनेक्टेड एक्टिव है, ये है, इसका इंटरफेस है इथरनेट। इफ़ इंडेक्स जो है इसका 5 है इथरनेट का, आईपी वर्जन 4 ये है। लूप बैक का, लूप बैक मतलब 127.0.0 वाला होता है ना, तो वो एक्चुअली हमें चेंज नहीं करना, हमें चेंज करना है इफ़ इंडेक्स 5 वाला इथरनेट का। ठीक है, आईपी वर्जन 4। तो ये मतलब ना काम देता है ये। अब हम करते हैं कोशिश इसको सेट करने का। सेट नेट आईपी इंटरफेस, ये देखिए अपने आप ले लिया इसने। अब ये जो हमारा है ना, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे कि ये जो हमारा 5 नंबर का जो इंडेक्स है ना इथरनेट वाला, ये डीएचसीपी यहाँ पे इनेबल कर रखा है। तो उसको डिसेबल करते हैं एक बार, डीएचसीपी से ना ले, हम मैनुअल आईपी इसको असाइन करना चाहते हैं। तो सेट नेट आईपी इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस का क्या है आईडी, तो इंटरफेस का आईडी क्या है, इंटरफेस ऐसा कुछ होना चाहिए, इंटरफेस इंडेक्स। इंटरफेस इंडेक्स आ गया। इंटरफेस इंडेक्स क्या है इसका, आईपी वर्जन 4 का ये है 5। ठीक है, तो हम ये 5 वाला हम यूज़ करेंगे। ये आ गया 5। आगे लिखेंगे DHCP डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। तो यहाँ पे हमने कर दिया सेट नेट आईपी इंटरफेस, इंटरफेस इंडेक्स जो है वो हमारा 5 है, और DHCP को हमने कर दिया डिसेबल्ड। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो आप जैसे मैं इसको फिर से चलाऊंगा, देखिए DHCP डिसेबल हो गया। जो हमारा इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स मतलब नंबर है आपके कार्ड का। ठीक है, तो ये मैंने डिसेबल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर मुझे नया आईपी डालना पड़ेगा। तो नया आईपी क्या है, न्यू कमांड होता है, न्यू नेट आईपी एड्रेस। अब ये हम आईपी एड्रेस सेट कर रहे हैं इसके अंदर, न्यू आईपी एड्रेस
फिर इंटरफेस आईडी फिर से देना पड़ेगा। ये देखिए बहुत सा इंटरफेस इंडेक्स आ गया, ये मेरा 5 नंबर था, ठीक है। और एड्रेस फैमिली ये भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप इसको एड्रेस फैमिली अगर नहीं दोगे तो कोशिश कर देगा कि ये अपना आईपी वर्जन 6 पे भी है ना, आईपी वर्जन 6 पे भी और आईपी वर्जन 4 में, दोनों में देखिए आप इंडेक्स देखें 5-5 नंबर है, तो एक एड्रेस फैमिली भी देना पड़ता है आपको, वो होगा IPv4। IPv4 इस तरह से हम करेंगे। अब आईपी एड्रेस क्या होगा, आईपी एड्रेस क्या लिखना होगा, जैसे मैं इसको आईपी देना चाहता हूँ 192.168, तो प्राइमरी का 13 था, है ना, इसका मैं कर देता हूँ इसका मैं करता हूँ 14, नहीं 13 14, इसको मैं कर देता हूँ 18 से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है 18। और भी कई सारे हैं, प्रीफिक्स लेंथ क्या होगा, 24 बिट का होगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, 192.168.1.1, ये हो गया। आगे हमें क्या करना है, DNS। तो उसका जो एक बार हम DNS चेक करेंगे, मतलब अभी फ़िलहाल तो आईपी डालते हैं, DNS का अलग कमांड होता है, वो भी करके देखेंगे। तो ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए इसके अंदर, और ये आईपी एड्रेस अब चेंज हो गया, ये ऐसा कुछ बता रहा है कि आईपी एड्रेस चेंज हो गया। एक बार आईपी कन्फिग करके देख लेते हैं क्या कहता है ये देखिए आईपी एड्रेस मेरा चेंज हो गया, बस डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरा DNS नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट DNS चेक करते हैं, DNS अभी भी वही ले रहा है, ठीक है, ये मेरा ले रहा है DNS, और आईपी वर्जन 6 ले रहा है। तो आप चाहे तो आईपी वर्जन 6 को डिसेबल भी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस पर सेट DNS क्लाइंट सर्वर एड्रेस, ऐसे टैब मारेंगे तो आते जाएगा, देखिए DNS क्लाइंट का सर्वर एड्रेस बताओ बोल रहा है वो। इंटरफेस आईडी क्या था मेरा, 5 था, ठीक है। सर्वर का एड्रेस डाल दो, सर्वर एड्रेस क्या होगा, तो मेरा सर्वर एड्रेस जो था मेरा, अब DNS सर्वर आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं वो वाला यूज़ करके देखता हूँ, .13। तो ये मेरा DNS सर्वर था, एक्टिव डायरेक्टरी का जो सर्वर था वो। लास्ट में लिख दूंगा पास थ्रू, ये पास थ्रू भी हो गया, एंटर किया मैंने, अब मेरा DNS भी चेंज हो गया है, ठीक है। ये तो मेरा DNS सर्वर ये अब आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा फायरवॉल वगैरह है कि नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, फायरवॉल का क्या है इसका। एक हम कोशिश कर लेते हैं इसको पिंग करने की, कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा हमारे विंडोज़ सर्वर से। तो उसके लिए ये मेरा विंडोज़ सर्वर है, मैं इसके अंदर लॉगिन करता हूँ डोमेन एडमिन से। तो एक्चुअली मैं पहला यूज़र था, तो ये एंटरप्राइज एडमिन भी है ये। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा। अब मैंने क्या किया था, PING 192.168.1.18, ये मेरा, अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये चल नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है, पिंग नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद फायरवॉल होगा ना वहाँ पे, फायरवॉल इनेबल होगा यहाँ पे फायरवॉल। तो या तो हम फायरवॉल को डिसेबल कर दें, जो कि सही चीज़ नहीं है। आप एक मतलब नया रूल आप बना सकते हो चाहो तो उसका रूल भी बनाना पड़ सकता है हमारे को, या फायरवॉल डिसेबल कर दो, एक ये भी चीज़ है। तो आई थिंक फ़िलहाल एक काम के लिए, जैसे अब उसमें क्या होगा, न्यू नेट मतलब फायरवॉल रूल करके बना के सब ऑप्शंस आपको देने पड़ेंगे, और जो से पोर्ट हैं आपके वो वाले आपको मतलब खोलने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो वो तरीका है। दूसरा, मैं फ़िलहाल अपने इसके लिए मतलब रिकमेंडेड नहीं है, अपने इसके लिए मैं सिर्फ ये करता हूँ कि फायरवॉल को डिसेबल कर देता हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना रहे। अब जैसे कि जो हमारा फायरवॉल है उसको डिसेबल करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप पावर सेल से कर ही लोगे, ठीक है, ये तो ठीक है। एक हम CMD से भी सीखते हैं, कमांड है हमारा NetSH। जैसे हमारा डिस्क पार्ट बताया था मैंने, तो ऐसे एक नेटवर्किंग का ही
प्रॉपर काम करने के लिए अलग से इसका कमांड होता है नेट एसएच। मैं इसको एंटर करूँ ना तो ये नेट एसएच का प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप काफ़ी कुछ सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्विट करता हूँ, आपको मैं एक सिंगल कमांड देता हूँ नेट एसएच। आगे होगा आपका ADV एडवांस के लिए होता है ADV फायर वॉल। तो जैसे आप काम करोगे आपको ये याद हो जाएगा। फिर डोमेन प्रोफाइल पे करना है, प्राइवेट पे करना है या पब्लिक नेटवर्क पे करना है, वो आपकी मर्जी। फिलहाल हम डोमेन पे करना चाहते हैं। डोमेन मतलब कहने का मतलब जो फायरवॉल है हम उसको डिसेबल करना चाहते हैं डोमेन प्रोफाइल के लिए ओनली। डोमेन प्रोफाइल स्टेट जो इसका कर देंगे, स्टेट मतलब जो इसका स्थिति है उसको क्या कर देंगे ऑफ। अभी ऑन होगा ना, ये देखिए ऑफ वो हो गया, ऑफ हो गया। ऐसे अगर हम क्या चाहते हैं, डोमेन है फिर प्राइवेट है, प्राइवेट भी होगा ऐसे, इसको भी कर सकते हैं चाहे तो। पब्लिक को चाहें तो पब्लिक को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ये देखिए, तो ये जो तीनों प्रोफाइल है ना अपने हिसाब से मोस्टली क्या तो डोमेन के लिए आप ऑफ कर सकते हो, इसके लिए फिलहाल ऑफ ना करते, मतलब प्राइवेट के लिए भी कर सकते हो, बस ये जो है ना पब्लिक के लिए इसको ऑफ मत करना। बाकी यहाँ पे एक स्मूथ उसके लिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो जाए। अब देखते मेरा वो वहाँ से पिंग चला कि नहीं चला, ठीक है। तो पीछे वाले विंडो में गया मैं इसके, यहाँ पे मुझे फिर से पिंग करना पड़ेगा। अब देखिए मेरा पिंग चल गया ये, ठीक है। तो अमेरिका से मान के चलो, अमेरिका के जो सर्वर है वो उसको पिंग करने लग गया। फायरवॉल जो था हमने इसका रूल चेंज कर दिया, ऐसा आप मान के चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास है जो आगे का जो काम है, इसको यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमारे को, डोमेन जो है ज्वाइन कराना पड़ेगा। एक ये सबसे बड़ा समस्या है कि कैसे डोमेन ज्वाइन कराएंगे, है ना। तो उसका भी तरीका है, काफ़ी सिंपल तरीका है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर GUI होता तो बस वो क्लिक क्लिक करके आप कर सकते थे। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ये कैसे डोमेन ज्वाइन कराना पड़ेगा। वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम आराम से इसको मतलब जो जैसे DNS तो हमारे पास आ ही गया ना, और हमने जो इसको रजिस्टर भी कर लिया था। तो अब जैसे इसको हम करेंगे तो यहाँ पे भी इसको आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो अब इसको डोमेन ज्वाइन कैसे कराएं हम ये देख लेते हैं कि डोमेन ज्वाइन कैसे कराया जा सकता है। तो जैसा कि हम जो क्लासिक वे था वो भी हम देख रहे हैं और पावर सेल वे भी देख रहे हैं कि कैसे हम कमांड से हम काम करें। तो अगर मैं आपको एक पहले हमारे पास कमांड होगा था नेट डॉम से ना हम पहले डोमेन ज्वाइन कराते थे, आज भी चलता है वो, लेकिन वो क्या है ना जो नेट डॉम है हमारा वो कमांड प्रॉम्प्ट में चलता था। पावर सेल में थोड़ा सा ये अलग है। पावर सेल में क्या है ना, आपको सिर्फ ऐड कंप्यूटर करना होगा, डोमेन नेम का नाम देना होगा, रीस्टार्ट करना होगा, बस इतना ही है। तो वो क्या करेगा, आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा यूज़र नेम पासवर्ड का, जो मतलब आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का है, और वो से हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा इसमें सिंपल किया गया है। तो ऐड कंप्यूटर मैं टैप करूँगा, डोमेन का नाम डालूंगा कि डोमेन का मेरा नाम क्या था, डोमेन नेम क्या था मेरा, डोमेन नेम मेरा डोमेन नेम था frame.local, ऐसे कुछ था। और इसको मैं चाहूँ तो रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ, फिलहाल रीस्टार्ट नहीं करता। ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे ही मैंने एंटर मारा है देखिए कुछ अब ग्राफिकल कुछ यहाँ पे आया है, ये कुछ ग्राफिकल आया है, ये देखो। तो इसको विंडोज़ वाले ने बचा के रखा था कि हाँ चलो ये वाला चीज़ तो हम ग्राफिकल दे ही देते हैं। तो ये ग्राफिकल है, एक्चुअली ये भी ग्राफिकल है, ये मतलब प्योर वो नहीं है। अगर CLI होता तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता ये, तो ये भी ग्राफिकल ही है, इसका नेटिव है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो यूज़र नेम था, ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ, ऐसे कुछ था। पासवर्ड था, ऐसे कुछ हमारे पास पासवर्ड था, ये मैंने ओके किया। अगर उसको DNS वगैरह मिलता है, देखिए अभी क्या किया इसने, द चेंजेस विल टेक इफेक्ट आफ्टर योर रिस्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है। तो रिस्टार्ट भी कर देंगे इसको। रिबूट का तरीका यहाँ पे ये लाइनेक्स से कमांड चलता नहीं। शट डाउन एक ये भी कमांड होता है, शट डाउन -T, टाइमिंग भी दे सकते हो। टाइमिंग देने के बाद 00 मतलब तुरंत वो हो जाए। तो एक ये तरीका है, एक मिनट, शट डाउन -R, ये R करने से रीस्टार्ट होगा। शट डाउन एक कमांड होता है, R करने से रीस्टार्ट होगा, -T देने से आपका ये देखिए तुरंत हो जाएगा। टाइमिंग दे देंगे 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड तक वो काउंट करेगा, उसके बाद करेगा उसको, ठीक है। तो फिलहाल मैं सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार हम पीछे अपने इस पे सर्वर पे जाते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि अगर डोमेन ज्वाइन होगा तो
काफ़ी कुछ दिखाएगा ना उसके अंदर कि हमने, तो कंप्यूटर्स के अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर ये कंप्यूटर्स है, ये देखिए DCIND01, अब ये भी इसके अंदर आ गया। DNS में इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि DNS में इसका रिकॉर्ड आ गया क्या, तो उम्मीद है यहाँ पे तो आना चाहिए। ये देखिए DC01 आ गया, Win10 आ गया, DC, ये देखो। तो इस पर भी क्या हुआ है, IP वर्जन 6, क्योंकि वहाँ पे IP वर्जन 6 भी था ना, तो इसलिए दोनों IP यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार रिवर्स भी हम चेक करके देखते हैं, रिवर्स में क्या कहता है ये। तो रिवर्स की एंट्री भी यहाँ पे हो नहीं पाई है, एक बार और करके देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे अभी रिवर्स की एंट्री कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा है अभी ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। तो एक जब हम जोन बनाते हैं तो एक होता है ना कि ऑटोमेटिक आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो इसको अपडेट करना, तो जैसे ऑटोमेटिक मतलब जैसे कोई ज्वाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा DNS की एंट्री हो जाएगी। अगला हम देख लेते हैं। अब ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बोल रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसमें लोकल एडमिन से कर सकता हूँ, या चाहे मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर से भी कर सकता हूँ। एंटर क्रेडेंशियल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और हिट एस्केप टू स्विच यूज़र, मैं एस्केप कर देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे अदर यूज़र पे गया, ये यहाँ पे यूज़र नेम क्या था, तो मेरा जो डोमेन नेम है मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से करना चाहता हूँ, तो बैकस्लैश करना पड़ेगा। और अब डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से मैं इस तरह से लॉगिन करूँगा इस पर, जो ये जो है ना शुरू में प्रेम जो लिखा हुआ है वो मेरा क्या है, लॉगिन नेम है। पासवर्ड देना पड़ेगा मुझे अपने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का, ये मैंने एंटर कर दिया। तो ये अब देखो जो वहाँ पे ग्राफिकल चलता था अब यहाँ पे कमांड के थ्रू चल रहा है। तो ये देखिए अब administrator.prem, तो ये मेरा डोमेन एडमिन का है, जो वहाँ पे US वाला जो बनाया था मैंने ना वो है ये। तो अब वो वाला यूज़र अब यहाँ पे चलने लग गया है, एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इस पर लॉगिन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़र्स, अब यहाँ पे यूज़र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, वहाँ पे बनाना पड़ेगा, वहाँ पे यूज़र बनाऊंगा तो यहाँ पे भी चलेगा। बाकी अभी हमारा काम है इसको बस हमारे को डोमेन कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, चाइल्ड डोमेन बना के देखेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए तो हम अपने रोल की तरफ चलते हैं। हमें ADDS जो रोल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में हैं, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में रहेंगे, आपको यहाँ पे पावर सेल लिखना होगा, तो ये इस तरीके से आपका पावर सेल खुल जाएगा। ठीक है, एक तरीका और भी है, अगर आप चाहते हैं कि पावर सेल का ही विंडो खुले तो वो भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं, एक नया प्रोसेस बना के। तो उसका स्टार्ट प्रोसेस ऐसे आपको कुछ लिखना होगा, स्टार्ट प्रोसेस, और उसके आगे आपको लिखना होगा पावर सेल, फिर आपको देना होगा वर्ब और करना होगा रन एस। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये आपको एक पावर सेल का प्रॉपर विंडो दे देगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इसने एक नया प्रोसेस बना दिया और पावर सेल का विंडो अलग से खोल दिया इसने। तो ये भी एक तरीका है करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम ये जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का जो डोमेन सर्विसेज वाला जो मॉड्यूल है या रोल है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक पहले हम इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है भी कि नहीं है। गेट विंडोज़ फीचर ऐसे भी करके कर सकते हैं, AD डोमेन सर्विसेज ऐसे हम कुछ लिख के ना इसको अच्छे से हम इसको मतलब चेक भी कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है भी कि नहीं है, मतलब इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है ऐसा कुछ। डोमेन सर्विसेज, ये देखिए कलेक्ट कर रहा है, ये देख रहे कि इंस्टॉल है कि नहीं, देखिए अवेलेबल है, ये इंस्टॉल स्टेट जो है अवेलेबल है, अभी इंस्टॉल नहीं है। ये अगर ये इंस्टॉल हो गया होता है तो इंस्टॉल दिखाता है ये। तो इस तरीके से भी हम जो फीचर्स वगैरह है ना, फीचर्स और जो है आपके इसके अंदर जो भी हम रोल्स वगैरह डालते हैं वो ऐसे भी हम चेक करते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कमांड क्या है, इंस्टॉल विंडोज़ फीचर। ठीक है, फीचर क्या था, तो जैसे हमारा ऊपर जो था AD, ठीक है,
डोमेन माइनस सर्विसेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लेकिन अगर सिर्फ हम ये डालते हैं तो मैनेजमेंट टूल डलेगा नहीं ना, मैनेजमेंट टूल भी चाहिए होगा। तो इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स, TOOLS। तो ये क्या करेगा, जो मैनेजमेंट टूल है इसको भी इंक्लूड कर देगा। अभी क्या कर रहा है, इसको इंस्टॉल कर रहा है। अभी हमने इंस्टॉल करने के लिए बोला है इसको। तो इस तरीके से हमारा ये ADDS जो मॉड्यूल है वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं पूरा कंप्लीट होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो रोल है ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ग्रुप पॉलिसीज़ वगैरह भी जो हमने टूल्स इंक्लूड किए थे ना, वो भी यहाँ इसके अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे चाइल्ड डोमेन की तरफ, जहाँ पे हमें चाइल्ड डोमेन बनाना है। इसको इंस्टॉल ADDS डोमेन। इंस्टॉल ADDS डोमेन। तो ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है इसको। और डोमेन टाइप क्या होगा, मेरा जो डोमेन टाइप क्या होगा, ये होगा चाइल्ड डोमेन। मैं चाइल्ड बना रहा हूँ ना इसको, चाइल्ड डोमेन होगा ये। न्यू नेम, न्यू डोमेन का नाम क्या होगा, न्यू डोमेन नेम ये होगा मेरा इंडिया, या मैं इन लिख देता हूँ स्मॉल में। और पेरेंट डोमेन क्या होगा, पेरेंट डोमेन तो मेरा पेरेंट डोमेन नेम होगा ये, तो यही होगा। अब ये करके देख लेते हैं, कुछ एरर आएगा तो फिर इसको रिजॉल्व करेंगे। तो अभी ये क्या करेगा ना, ये उस डोमेन से कॉन्टेक्ट करेगा और कुछ यूज़र नेम वगैरह हमें जो होता है ना कि जो सेफ मोड एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड वगैरह रहता है वो पूछेगा, और उसके आगे हम फिर इसको कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ये आपको क्या कहेगा, ये सेफ मोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, ताकि कभी भी उसको रीसेट करना हो ना, या डोमेन कंट्रोल को अगर हटाना हो यहाँ से, तो ये उसके काम आता है रिस्टोर करने के। तो मैं ये डाल देता हूँ। ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है टारगेट सर्वर विल बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर एंड रीस्टार्टेड व्हेन दिस ऑपरेशन इज कंप्लीट। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द ऑपरेशन, कंटिन्यू करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है, यस है। एंटर मारोगे तब भी से यस ही होगा। वाई टाइप करके आप एंटर मारोगे, अब ये काम स्टार्ट कर देगा अपना। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। तो इसका जो आउटपुट है ये इस तरह से दिखाई देगा। चेकिंग फॉर फॉरेस्ट अपग्रेड स्टेटस, ये ऑल टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये हो गया कंप्लीट हमारा जो टेस्ट है वो। चेकिंग फॉरेस्ट ये पूरा बताते हुए चलेगा ये कि क्या क्या कर रहा है। इंस्टॉलिंग न्यू डोमेन बोल रहा है, स्टार्टिंग बोल रहा है, और कुछ जो वार्निंग्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा, ये आपका सिस्टम जो है वो रिबूट होने लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो हमारा
रिस्टार्ट होते ही अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग बोल रहा है। तो ये जो भी चेंजेस इसने किए हैं उसको अप्लाई करेगा, उसके बाद आपको ये लॉगिन का विंडो देगा। तो चलिए ये मेरा सिस्टम हो गया रीस्टार्ट। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अभी है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेंगे। तो अगला जो हमारे पास है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार क्वेरी कर लेता हूँ, नेट डॉम क्वेरी FSMO। ये देखिए, तो ये क्या करता है ना, आपको ये बताता है कि इस सर्वर पे क्या क्या रोल्स है। तो जितने भी रोल्स हैं ना वो उसके बारे में बता रहा है। तो आप देखोगे इस सर्वर पे आपको PDC मिलेगा, RID मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मिलेगा। ये तीन ही मिलेंगे, बाकी जो दो है ना ये आपके मेन सर्वर पे हैं, क्योंकि ये चाइल्ड डोमेन है ना। ये देखिए, तो इस तरीके से, तो इसका मतलब वही है जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो FSMO रोल होते हैं, तो दो जो रोल्स होते हैं फॉरेस्ट लेवल पे होते हैं, और जो पहला जो डोमेन होता है उस पर होता है, और बाकी जो है ये हर डोमेन पे होते हैं। तो अगर मैं और ऐसे डोमेन बनाते जाऊँगा, मतलब इसके चाइल्ड डोमेन बनाऊँगा या और डोमेन बनाऊँगा, तो उस पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। तो अभी हमने एक इंडिया का बना दिया, ऐसे किसी और सर्वर का कहीं और का बनाना होगा तो वहाँ का बना देंगे। तो वो क्या करेंगे, वहाँ के जो यूज़र है इस सर्वर को यूज़ करके यहाँ से ऑथेंटिकेशन लेंगे, ठीक है। तो इससे फास्ट हो जाएगा सब चीज़ें। अच्छा, अब हम जो इसका रिमोट मैनेजमेंट का एक हम देख रहे थे कि रिमोट मैनेजमेंट कैसे होता है, वो भी हम ट्राई करते हैं। तो ये मेरा काफ़ी सारे टूल्स मैंने बनाया था admin.tool करके। या तो मैं ऐसे बना लूँ या यहाँ पे एक अलग से और बना लूँ। तो फ़िलहाल इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़, मैं एक और बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, एक और MMC का लेना पड़ेगा। तो MMC किया मैंने, और इस पर मैं क्या करूँगा ना, मैं इस पर उस सर्वर के जो भी टूल्स हैं ना वो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐड रिमूव स्नैपिंग्स पे जाना है मेरे को, एक्टिव डायरेक्टरी ये सब चाहिए होगा, साइट ये चाहिए होगा अपने को, ये भी चाहिए होगा, ADSI भी देख लेंगे, और भी सर्टिफिकेट्स भी रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इसको मैंने ना एक्चुअली मुझे सर्टिफिकेट जो है मुझे उस सिस्टम का चाहिए था। तो एक कंप्यूटर अकाउंट किया मैंने, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे अनदर कंप्यूटर करना था, यहाँ पे ब्राउज़ करना था, और वो उस कंप्यूटर का नाम बताता। तो जैसे मैं एडवांस करूँगा यहाँ पे ना, इसको फाइंड नाउ करता हूँ, शायद वो कंप्यूटर यहाँ पे दिखा दे। देखिए पूरा सर्च करेगा, देखिए कंप्यूटर दिखा दिया इसने। तो DC इंडिया वाला जो है ना, ये हमें इसका चाहिए था सर्टिफिकेट का जो भी सिस्टम है, और फिनिश करना था। तो ये सर्टिफिकेट भी आ गया है। कंप्यूटर मैनेजमेंट भी एक बार डाल के देख लेते हैं। तो अनदर कंप्यूटर किया हमने, ब्राउज़ किया यहाँ पे, फिर एडवांस किया, फाइंड नाउ किया, फिर ये सर्च करेगा और वो वाला कंप्यूटर यहाँ पे दिखा देगा। तो ये वो कंप्यूटर है, DC इंडिया था ये। तो ये मैंने ओके कर दिया, ये भी ओके कर दिया, फिनिश। तो अगर उसका DNS या उसका कोई भी और चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसीज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो उसके। जैसे मैं यहाँ पे एडिटर पे गया, सॉरी ये मैं जाना है, मुझे मैनेजमेंट पे जाना है, मैनेजमेंट को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं एक ऐसा ना, एक मैंने बना लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जैसे ये देखिए ये आ गया ना इनका, तो अब जैसे मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट में देख पा रहा हूँ ना, तो देखो ये prem.local जो है पहले सिर्फ यही दिखाता था, उसके नीचे एक और अब दिखाने लग गया, क्योंकि इसका ट्रस्ट इसके ऊपर हो गया, अपने आप ही वो हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये ऑटोमेटिकली करता है ये काम, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बना देता है वो। अपने चाइल्ड्स में जितने भी चाइल्ड्स बनेंगे ना उसमें ट्रस्ट अपने आप ही बनेगा। एक इंटर साइट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, इंटर साइट यहाँ पे क्या क्या है, सर्वर्स कुछ लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए DC01 DC इंडिया 01, ये दो भी दोनों आ गया, ठीक है। और इसमें भी दोनों में ग्लोबल कैटलॉग है इनके। नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स के अंदर ये मेरा prem.local है। तो ये मेरा क्या है ना, ये इसका दिखा रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मैं चाहता हूँ इसको चेंज कर दूँ डोमेन को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इन डॉट, ऐसा कुछ करके देखते हैं, या ब्राउज़ भी कर सकते हैं आप चाहो तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये उसका दिखाएगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिमोटली, मतलब अब मैं US में मान के चलो ये कोई बंदा बैठा है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बैठा है,
उसको इंडिया के सर्वर का मैनेज करना है, तो यहाँ से भी कैसे भी कर सकता है। ऐसी ADSI है, तो ADSI जो भी है इसको भी कनेक्ट करके आप कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट नेमिंग कंटेक्स्ट है, ये DC है, सेलेक्ट अ टाइप डिस्टिंग्विश नेम। तो यहाँ पे आप चाहें ना तो सेलेक्ट अ टाइप, अ डोमेन और सर्वर, फिर उसका पोर्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको देंगे ना उसका जो DN नेम अगर देंगे उसका, तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। इसको करेंगे हम। सर्टिफिकेट्स का है, सर्टिफिकेट्स भी हम देख लेते हैं एक बार। अब उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उस सिस्टम के सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाने चाहिए। तो ये देखिए DC इंडिया के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये वो दिखा रहा है, तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। एक जो है मुझे ये कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर जो है, अब ये उसका कंप्यूटर मैनेजमेंट मुझे दिखाई देना चाहिए। ये देखो उसके इवेंट व्यूअर है। तो कहने का मतलब ये है कि रिमोटली आप उस सिस्टम को आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी वहाँ से इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रिविलेजेस हैं तो आप वो भी कर सकते हो। सर्विस वगैरह भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसीज़ देख लेते हैं। ये मेरा फॉरेस्ट था ग्रुप पॉलिसीज़ का, और ये डोमेन्स है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ग्रुप पॉलिसीज़ था। ये है मेरा प्रेम डॉट लोकल का साइट्स के अंदर। अब एक्चुअल में क्या है ना, ये जो अपना जो फॉरेस्ट है, ये हमारा फॉरेस्ट है, इसके अंदर आपके डोमेन्स है। ये एक डोमेन नहीं है, ठीक है। लिंक ऑन एग्जिस्टिंग GPOs है इसके अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गए हैं ऑलरेडी। चेंज कर सकते हैं आप डोमेन कंट्रोलर को। DC वाला है एनी अवेलेबल डोमेन कंट्रोलर, दिस डोमेन कंट्रोलर, तो ये दिस डोमेन कंट्रोलर है। एनी अवेलेबल पे जाके देखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे है ना करेंट डोमेन कंट्रोलर ये है, लुक इन दिस। तो और जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं ना उसको भी आप यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लेकिन वो दिखा देगा, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये रहा डोमेन कंट्रोलर पे हम जाते हैं। इसके पॉलिसीज है, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं। जो हमने OUs बनाए थे हमारे प्राइमरी सर्वर पे, उसके हैं ये पूरे। तो ये सभी हम चेक करेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करता है। अभी के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि हमने एक और कंसोल में मैनेजमेंट का बनाया हुआ है। बस हमें इसका ना जो डोमेन है इसको चेंज करके उसको मैनेज करना है। अब फिलहाल मैं क्या करूँ, उसको सेव एज कर दूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा इन DC, ठीक है, एडमिन टूल्स। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ना ये टूल यहाँ सेव हो गया। अब जैसे मैं क्विकली, मुझे कौन से सर्वर पे क्या काम करना है, क्विकली कुछ काम करना है मुझे, तो मैं उस टूल से इसको खोल के कर पाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ एडमिन टूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमें एक बार जो डोमेन और ट्रस्ट है ना, इसका कुछ हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक किया, इसको मैनेज पे गया, तो एक्चुअली मुझे यहाँ मैनेज पे नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को पहले देखना था। तो क्योंकि मैं ट्रस्ट देखना चाहता हूँ, ट्रस्ट कैसे है, क्या कैसे काम करता है, तो ये मेरे को लेवल मिल गया। ट्रस्ट के अंदर जाऊँगा तो ये आप समझ सकते हैं ट्रस्ट टाइप कौन सा है, चाइल्ड टाइप का ट्रस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकमिंग ट्रस्ट है वो ये देखिए। तो इस तरीके से आपको ट्रस्ट अपने आप बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको समझना है। बाकी मैनुअली भी आपको बनाना पड़ सकता है जब आपको कोई थर्ड पार्टी या किसी और डोमेन से आपको जब ट्रस्ट बनवाना हो तो, ठीक है। जैसे अभी कंपनी है कोई किसी और कंपनी को एक्वायर करती है ना, तो उस टाइप में ये सब काम आता है। ये कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं इसके, देख सकते हैं आप। दिस डोमेन ये डोमेन है, और चाइल्ड डोमेन ये है, और ट्रस्ट टाइप क्या है, पेरेंट चाइल्ड है। तो ये अपने आप ही बनता है जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये ट्रस्ट है, ये मैनेज बाय बता रहा है। आप चाहो तो नाम वगैरह भी दे सकते हो, एड्रेस वगैरह उसका। तो ये एक चीज़ तो समझ आ गया। इसका क्या कहता है, इसका एक बार देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में। तो इसमें जो ट्रस्ट है देखिए, प्रेम डॉट लोकल, अब ये डोमेन नेम चेंज हो गया, पेरेंट है ये आपका, ये बता रहे हैं पेरेंट है। अब मैं इसके नीचे गया तो ये इसका पेरेंट बता रहा है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये ना ट्रस्ट ऐसे बनते हैं।
ये, और ये ट्रांजिटिव है। अब और भी अगर जितने भी क्लाइंट चाइल्ड डोमेन्स बनते जाएंगे उन सब में ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब जो आगे और जाने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से अपने आप ही ट्रस्ट, उसके अगर ए अगर बी में ट्रस्ट करता है तो बी अगर सी से ट्रस्ट करता है तो ए जो है ना वो सी से भी ट्रस्ट कर सकता है। ये इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमने ट्रस्ट वगैरह हमने देख लिया। साइट्स एंड सर्विसेज एक बार चेक करते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। ये तो अभी हमने कुछ अभी चूज़ किया नहीं है। डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट, ये हमारा डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट था, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे ना दोनों सर्वर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको थोड़ा अच्छा गहराई में पढ़ेंगे। ये ऐसे ही बिल्कुल आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी का है, तो यहाँ पे चाहे तो आप डोमेन को चेंज करके ना, जैसे यहाँ पे आप चेंज डोमेन करते हैं ना डोमेन कंट्रोलर, तो आप वो वाला भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे डीसी है ना ये, तो अगर मैं इसको चेंज डोमेन करता हूँ, जैसे कि चेंज डोमेन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं बस इन डॉट, या मैं फाइंड भी कर सकता हूँ, तो ये वो भी यहाँ पे दिखा देगा, उसके भी यहाँ पे दिखा देगा। तो एक ही टूल से आप बहुत कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये मैं इसको भी चेंज करता हूँ वापस, या अगर ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिखा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बता देगा, प्रेम डॉट लोकल है, ये मेन है, पेरेंट है, और ये इसके, तो आप मेन जो है उस पर भी जा सकते हैं। तो ये है, ये मैंने क्लिक किया ओके पे, तो अब मैं वापस उसी पे आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। एडीएसआई भी देखते हैं कि इसको भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो कंटेक्स्ट है ना इसका, जो डीसी है ऐसे, तो इसको भी हमें सेटिंग्स पे जाता हूँ, एक बार देखता हूँ इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग। इन डॉट तो ऐसा कुछ करके देखते हैं। तो फिलहाल ये नहीं ले रहा, इसका पाथ देना पड़ेगा। सेट 6 करके देखते हैं। सिक्स एट सिक्स, ऐसा कुछ डोमेन बोला ना, ये डोमेन कॉलन पाथ बोल रहा है, पोर्ट, तो वैसा हम कुछ डाल के देखेंगे। इसका पोर्ट शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसका पोर्ट है। तो चलिए अब चलते हैं ADSI एडिट की तरफ। यहाँ पे मैं कनेक्ट टू करूँगा, और बस यहाँ पे जैसे मेरा ये जो पाथ है ना, LDAP का पाथ है, बस ये मुझे ढंग से देना होगा। और उससे पहले अगर आपका जगह सिस्टम, अगर जैसे कि मैं अगर यूज़र कंप्यूटर्स पे गया यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे जो कंप्यूटर है यहाँ पे, ये जो डीसी है मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ना मूव कर दूँगा डोमेन कंट्रोलर्स में। तो ये किसका ग्रुप हो जाएगा कि ये यहाँ पे ना रह के यहाँ पे रहेगा, तो पता चलेगा कि ये डोमेन कंट्रोलर है। मैं चाहूँ ना तो इसका यहाँ पे डीसी टाइप जो डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैं दे सकता हूँ, तो ये मुझे पता चलते रहेगा कि ये क्या चीज़ है। और ये इनेबल भी हो जाएगा, अगर इनेबल है, मतलब डिसेबल है, तो आप उसको इनेबल करेंगे ना, तो आपके बाकी जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं वो भी चलने लग जाएंगे। तो मैं जाऊँगा ADSI एडिट पे, कनेक्ट टू करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा मेरा ये वाला डोमेन, आई थिंक ये वाला, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि ये चल जाए। डिफ़ॉल्ट और सर्वर दैट, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर दूँगा इन डॉट प्रेम, ठीक है, ओके करूँगा। और ये देखते हैं चलता नहीं चलता, बाकी चलना चाहिए ये। फिर से कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे था मैं, ये था LDAP, तो एक्चुअली यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ये गलत है। ये होना चाहिए ऐसे, DC इन, ठीक है, ये ऐसे सही लग रहा है। और अभी भी नहीं चल रहा ये, तो मुझे एग्जैक्टली इसका ना सही मुझे इसका वो देना पड़ेगा, तब ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, मतलब उससे कनेक्ट तभी कर पाएगा ये। तो LDAP तो मुझे ये सही लग रहा है, ये 2 LDAP आ रहे हैं एक्चुअली में। तो मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, और अभी भी फेल है। यहाँ पे मुझे कंप्यूटर जो है ना
कंप्यूटर नेम चाहिए, तो ये होना चाहिए आई थिंक। हाँ, तो अब ये मेरा कनेक्ट हो गया है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे dc.in dc.prem dc इक्वल टू लोकल ये आ रहा है, उसके अंदर का जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये वो आएंगे, तो इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा। और यही है, जैसे कि मैं ये जो मेरा यूज़र नेम था, इसका अगर प्रॉपर्टीज़ में चेक करूँ तो इसमें क्या है ना, ये एडिट इसके एट्रीब्यूट वगैरह दिख जाते हैं, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये आप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये, कि ऐसे एट्रीब्यूट्स वगैरह को भी, जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो यूनिक्स है या जो लाइनक्स है वो UID GID पे काम करता है, इस पे ऐसे नहीं होता। इस पे जो ग्रुप होता है वो अलग ही तरीके से चलता है, जो यूज़र्स होते हैं वो उनका अलग ही ID वगैरह होता है, S से स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे ना, अगर हम लाइनक्स के अगर एट्रीब्यूट यहाँ पे डालते हैं तो ये जो हमारा जो डायरेक्टरी है वो ये समझेगा कि वो जो यूज़र है वो भी इससे कंपैटिबल है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, जो यूनिक्स या जो लाइनक्स के सिस्टम है उसको भी हम इसमें ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा है, मतलब ये हमें करना पड़ता है ऐसे ट्विक, और उसके हिसाब से हम इसको हम कन्फिगर करेंगे। कुछ टूल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये तो ये इसके ऊपर भी हम अच्छे से और काम करेंगे, कैसे इसको एट्रीब्यूट को हम एडिट वगैरह करते हैं, कैसे ये काम आता है। साइट्स एंड सर्विसेज वगैरह हमने भी थोड़ा सा भी देखा हुआ है, इसको और अच्छे से समझेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।